बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चों। और एपिसोड देखने के बाद घर पे ही रहकर अपने किताब से भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान का पाठ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान के पाठ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कर दिया है। हाँ, तो आइए देखते हैं आज के रिवीजन टॉपिक में हमारा क्या टॉपिक इन्वॉल्व है। आज हमारा है सामाजिक विज्ञान का हमारी वित्तीय संस्थाएं। जी हाँ बच्चों, तो अपना कॉपी और कलम लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाद्य संसाधनों में सुधार का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फसल उत्पादन में उन्नति क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि खाद्यान्न का भंडारण कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में फसल उत्पादन में उन्नति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संकरण के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आनुवांशिक सुधार क्या होते हैं। दोस्तों, हर एक जीवित जीव में कुछ जीन्स होते हैं और इन्हीं जीन्स की मदद के कारण जीवित जीवों में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इंसान का लंबा होना, छोटा होना, मोटा, पतला, काला, जैसा भी होना वो इन्हीं जीन्स पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से फसलों में भी ऐसा ही होता है। किसी भी फसल में हम उनके जीन्स को बदलकर उनकी विशेषताओं को बदल सकते हैं। तो इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, कुछ जीन्स को बदल देते हैं, मतलब जो अच्छी विशेषताएं हैं उनको वो रहने देते हैं और जो बुरी विशेषताएं हैं वो खत्म कर दी जाती है, जिसे हम आनुवंशिक सुधार कहते हैं। तो दोस्तों, इसके अनुसार आनुवंशिक सुधार की परिभाषा है फसल के जीन को संशोधित करना ताकि वांछित गुणों को बरकरार रखा जा सके और अवांछित गुणों को दबाया जा सके। जिसका मतलब ये है, हम फसल लेते हैं, उनके गुणों को संशोधित करते हैं और एक अच्छी सी फसल बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो आनुवांशिक सुधार से और संकरण से जो नए बीज बनके तैयार हुए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले है उच्च उपज, मतलब कम फसल में उच्च उत्पादन होना चाहिए। दूसरा है गुणवत्ता में सुधार, मतलब फसल में अधिक पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज पदार्थ आदि मौजूद होने चाहिए। तीसरा है जैविक प्रतिरोध, मतलब फसलें जैविक प्रतिरोधक होनी चाहिए। चौथा है अजैविक प्रतिरोध, मतलब फसल सूक्ष्म जीवों, कीड़ों, सूखे, गर्मी, सर्दी, ठंड और खारेपन से प्रतिरोधक होनी चाहिए। पांचवा है कम परिपक्वता अवधि, जिसका मतलब है अगर फसल 2 महीने में उग जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर ज्यादा समय लेती है तो ये अच्छी बात नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर वो 2 महीने में ही उग जाएगी तो उसका हमें कम रख रखाव रखना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि हमें उसके रख रखाव में कम खर्चा आएगा और कम खर्चा मतलब उसका अधिक उत्पादन होगा।
चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फसल उत्पादन प्रबंधन क्या होता है। यह सर्वोत्तम उत्पादन और अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रण करने को संदर्भित करता है। दोस्तों, इसमें जो मुख्य भाग होते हैं वो है पोषण तत्व, मतलब पोषण प्रबंधन, सिंचाई और फसल के पैटर्न्स। चलिए इन तीनों के बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण प्रबंधन क्या होता है। दोस्तों, पौधों को हवा, पानी और मिट्टी से पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, 16 तरह के पोषण तत्व होते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हवा के द्वारा मिलता है, पानी से हाइड्रोजन मिलता है और मिट्टी अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। तो 6 पोषक बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और 7 की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि और रोगों में प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि खाद क्या होती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करता है। दोस्तों, खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद से मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण किया जाता है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में कैसे विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, जिसका मतलब है कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मूल मूत्र, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित किया जाता है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों में शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं तथा तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उर्वरक क्या होता है। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम प्रदान करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का ही उपयोग किया जाता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। दोस्तों, उर्वरक का प्रयोग बड़े ही ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंचाई क्या होती है। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की सिंचाई का मतलब है पौधों को पानी की आपूर्ति कराना। दोस्तों, जो सिंचाई के स्रोत है वो है पॉन्ड्स, झील और नलकूप। दोस्तों,
सिंचाई प्रणाली की जो आधुनिक तकनीकें हैं उसमें सबसे पहली तकनीक है पानी छिड़काव प्रणाली, जिसमें छिड़काव मुख्य पाइप के माध्यम से जुड़ने वाले लंबवत पाइप से होता है। और दूसरा है पानी टपकता प्रणाली, जो कि है क्षैतिज पाइप्स। दोस्तों, अब तीसरा है फसल के पैटर्न्स, मतलब एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने के लिए मिश्रित फसलें तैयार करना। मतलब उदाहरण के तौर पर गेहूं जमा चना और गेहूं जमा सरसों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है। दोस्तों, फसल सुरक्षा प्रबंधन का मतलब है खरपतवार, कीड़ों, बीमारियों से फसलों का संरक्षण करना। दोस्तों, खरपतवार का मतलब होता है अवांछित पौधे। मतलब ये वो अवांछित पौधे होते हैं जो कि हमारी फसलों को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण के तौर पर गोखरू, गाजर घास, मोथा इत्यादि। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होते हैं। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। दोस्तों, खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों से रखा जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग करना। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी आते हैं। दोस्तों, इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, हमने फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ लिया, फसल सुरक्षा प्रबंधन भी पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खाद्यान्न का भंडारण क्या होता है। दोस्तों, अब हम अगर खाद्यान्न के भंडारण की बात करें तो खाद्यान्न का अच्छे से संग्रहण करना, मतलब अच्छे से संग्रहित करना अनाज को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसे अच्छे से संग्रहित नहीं किया जाए तो इसमें नमी आ जाएगी और कीड़े आ जाएंगे, जिसके कारण हमारी जो अनाज है, जो खाद्यान्न है, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अनाज को अच्छे से संग्रहित किया जाए। तो दोस्तों, इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाना चाहिए। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई, अच्छी तरह सुखाना तथा धूमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए, सब कुछ ये सब होना चाहिए। बेहतर भंडारण संचालनों का उपयोग बहुत ही ज्यादा अधिक है। उदाहरण के तौर पर है सिलोस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि फसल का उत्पादन में उन्नति क्या होती है, जिसके बाद हमने देखा कि खाद्यान्न का भंडारण क्या होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पशुपालन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल उपज संयंत्र है? मसूर, सूरजमुखी, गोभी, हिबिस्कस। देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए जो निम्न में से आवश्यक है,
खाद्यान्न का उत्पादन और भंडारण बढ़ाना, खाद्यान्न तक लोगों की आसान पहुंच, लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। ऊपर के सभी निम्नलिखित में से गलत कथन ज्ञात कीजिए। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए है। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए है। पर्यावरणीय गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि को स्थायी कृषि कहा जाता है। इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं है? चावल, बाजरा, चारा, ग्राम। निम्नलिखित में से कौन गाय का वैज्ञानिक नाम है? बॉस इंडिका, बॉस डोमेस्टिका, बॉस बुबालिस, बॉस वल्गेरियस। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 6 जनसंख्या पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इसकी भाग 1 से। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या के परिचय पे तथा जनसंख्या आकार एवं वितरण पे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम जनसंख्या के परिचय से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश का आर्थिक विकास 2 महत्वपूर्ण बातों पे निर्भर करता है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। और दोस्तों, अगर वास्तव में देखा जाए तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधन का होता है। यहाँ पे मानवीय संसाधन का तात्पर्य जनसंख्या से है, क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश में अगर मानवीय संसाधन का अभाव होगा तो उस देश में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग तथा उपभोग करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का वास्तविक स्वरूप उस देश की भूमि, जलवायु, खदानों, पशुओं अथवा धन दौलत में नहीं, बल्कि उस देश की स्वच्छ एवं सुखी जनसंख्या पे निर्भर करती है। दोस्तों, अगर हम जनसंख्या को परिभाषित करें तो जनसंख्या जीवित लोगों की संख्या है जो एक ही स्थान पे एक ही साथ रहते हैं। दोस्तों, भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है, इसीलिए इसे जनसंख्या विस्फोट का भी नाम दिया गया है। दोस्तों, भारत में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान है। यहाँ पे असमान का तात्पर्य है कि वो हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पे जनसंख्या कम तो कहीं पे अधिक, कहीं पे बहुत ही कम तो कहीं पे बहुत ही अधिक देखी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम जनसंख्या आकार एवं वितरण पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात अगर हम भारत की जनसंख्या की करते हैं तो दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देशों में आता है। दोस्तों, सन 2001 में इसकी आबादी 102.8 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% है। और मित्रों, वर्तमान में इसकी आबादी लगभग 1.37 बिलियन है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा जनसंख्या आकार एवं वितरण पे जारी रखेंगे।
दोस्तों, अब हम देखेंगे जनसंख्या का असमान वितरण। जैसे कि मैं पहले ही चर्चा कर चुकी हूं कि हमारे देश में जनसंख्या का वितरण हर जगह एक समान नहीं है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या किस तरह वितरित है। दोस्तों, जैसा कि हम इस चार्ट से देख सकते हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र या सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल आबादी 16.60 करोड़ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरे स्थान पे आबादी वाले राज्यों में आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी 9.68 करोड़ है। दोस्तों, यहाँ पे कुल जनसंख्या का 9.42% जनसंख्या निवास करती है। और मित्रों, हमारे तीसरे स्थान पे है बिहार, जिसकी आबादी है 8.29 करोड़ और यहाँ पे देश के कुल जनसंख्या का 8.06% लोग निवास कर सकते हैं। मित्रों, इन बड़े राज्यों के विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम और लक्षद्वीप की आबादी बहुत ही कम है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा जनसंख्या आकार एवं वितरण पे जारी रखेंगे और देखते हैं कि जनसंख्या का असमान वितरण पूरे देश में किस प्रकार है। चलिए दोस्तों, हम दिए गए जनसंख्या वितरण की पाई चार्ट का निरीक्षण करें। दोस्तों, इस पाई चार्ट को देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पूरे भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत जो निवास करती है वो है 7.41%। वहीं पश्चिम बंगाल में 7.79% जनसंख्या निवास करती है। बिहार में 8.02% जनसंख्या निवास करती है और महाराष्ट्र में 9.42% जनसंख्या निवास करती है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 16.16% जनसंख्या निवास करती है और ये सारे जनसंख्याओं का कुल योग 50% के लगभग है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम घनत्व के आधार पे जनसंख्या वितरण का चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं जनसंख्या घनत्व की परिभाषा से। तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर वर्ग में एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को संदर्भित करता है, अर्थात दिखाता है। दोस्तों, जनसंख्या जनगणना विभाग के अनुसार जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए प्रति वर्ग किलोमीटर एक इकाई के रूप में माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम घनत्व के आधार पे जनसंख्या के वितरण की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि भारत में जनसंख्या का घनत्व सन 2001 के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
दोस्तों, लेकिन इसमें भी भारी विषमता देखी जाती है। जैसे कि मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है, तटीय राज्यों में काफी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में घनत्व बहुत ही कम पाई जाती है। वहीं पे पठारी राज्यों में सामान्य घनत्व की स्थिति देखी जाती है। दोस्तों, बात हम जब करते हैं भारत देश में जनसंख्या का घनत्व का, तो सन 1901 में जनसंख्या का घनत्व 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ के सन 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। और दोस्तों, अगर हम चर्चा करते हैं सभी देशों की जनसंख्या के घनत्व की, तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और यह आंकड़ा है 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है जापान, जिसकी जनसंख्या का घनत्व है 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है भारत, जहां की जनसंख्या का घनत्व है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सभी आंकड़े सन 2001 के अनुसार है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा घनत्व के आधार पे जनसंख्या वितरण को जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अत्यधिक घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ इकाई के रूप में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लिया गया है। तो दोस्तों, सबसे अधिक घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसका घनत्व है 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पे आता है चंडीगढ़, जिसकी जनसंख्या घनत्व है 7,903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पे आता है पौंडीचेरी, जहां का जनसंख्या घनत्व है 2,209 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चौथे स्थान पे आता है लक्षद्वीप, जहां की जनसंख्या घनत्व है 1,894 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पांचवें स्थान पे है दमन और दीव, जहां पे जनसंख्या का घनत्व 1,411 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम घनत्व के आधार पे जनसंख्या के वितरण की चर्चा को जारी रखेंगे। और अब हम सबसे कम घनत्व वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इकाई के रूप में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्शाया गया है। तो दोस्तों, सबसे घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आपका पहले नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां की जनसंख्या का घनत्व है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कम घनत्व वाले राज्य में आता है जम्मू और कश्मीर, जहां की जनसंख्या घनत्व है 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है मिजोरम, जहां की जनसंख्या घनत्व है 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है सिक्किम, जहां की जनसंख्या घनत्व है 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व है 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
दोस्तों, ये जितने भी आंकड़ों की हम चर्चा कर रहे हैं वो सन 2001 के अनुसार है, अतः इस बात को ध्यान में रखा जाए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने सीखा जनसंख्या के परिचय तथा जनसंख्या का आकार एवं वितरण। और दोस्तों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। और मित्रों, अगली वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। दोस्तों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं वित्तीय संस्थाओं को। जैसे कि पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपन्न होती है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। समाज में औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती हैं या फिर लोगों के सहयोग और सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होती हैं। जो संस्थाएं सरकार के द्वारा संचालित नहीं होती, उन्हें हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि क्षेत्र में साख या ऋण की उपलब्धि कराती है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम कर रही है। ऐसी संस्थाएं बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं की। आइए इन वित्तीय संस्थाओं को जानते हैं। वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती हैं। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि आर्थिक क्रियाओं के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख या फिर ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं।
किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्यमी के पास इतना अधिक आर्थिक साधन नहीं होते कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सके। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय संस्थाएं उनके लिए उनकी आवश्यकता और मांग के अनुरूप वित्तीय साधन उपलब्ध कराती हैं। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। आइए राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी दो भागों में बांटा जाता है, अर्थात इसके भी दो अंग हैं। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। दोस्तों, हमारे देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय बैंक। दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में काम करती है तथा वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश भी जारी करती है। इसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों की। देश में अनेक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्यिक बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती हैं, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और कुछ ऐसे भी अन्य वाणिज्यिक बैंक हैं जो निजी क्षेत्र के ही वाणिज्यिक बैंक कहे जाते हैं। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व LTD जुड़ा होता है, वे बैंक निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली में सहकारी बैंक भी अपनी अलग महत्ता लिए हुए है। सहकारी क्षेत्र में आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये बैंक केंद्रीय बैंक अर्थात RBI के दिशा निर्देशों पर काम करती हैं, किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। भारतीय पूंजी बाजार का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम भारतीय पूंजी बाजार को 4 भागों में बांटते हैं: प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिभूति बाजार और औद्योगिक बाजार का भी वर्गीकरण किया गया है। प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत प्राथमिक बाजार तथा औद्योगिक बाजार के अंतर्गत द्वितीयक बाजार को रखा गया है। दोस्तों, वित्तीय संस्थाओं को किसी भी देश का मेरुदंड अर्थात बैकबोन माना जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं की। दोस्तों, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं तथा दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। सबसे पहले गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज भी गांव में महाजन ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन माना जाता है, क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज है। ऐसे महाजन व सेठ ग्रामीणों को उत्पादन और उपभोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके बदले में वे व्यक्ति से जेवर, जमीन या अन्य सामानों को गिरवी रखते हैं। यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए सामान को गला दिया जाता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है।
दोस्तों, अमानत के बदले ऋण लिए गए ब्याज की दर सरकारी दर से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी अदायगी यदि समय पर न किया जाए तो यह ऋण अदायगी काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह परंपरा धीरे धीरे अब हट रही है। अब देश में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं अपना स्थान बनाने में कामयाब हो रही हैं। संस्थागत वित्तीय स्रोतों के भी अनेक रूप हैं। पहला है सहकारी बैंक। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं। दोस्तों, इनके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है। आइए अब बात करते हैं प्राथमिक सहकारी समितियों की। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना की गई है। दोस्तों, छोटे किसानों, कारीगरों और अन्य कमजोर वर्गों के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। देश में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इसके बाद बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। यह कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है।
यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा
कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।